नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई मूवी श्रीकांत को, जिसमें राजकुमार राव ने लीड रोल प्ले किया है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी हर एक को अपने लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको अलग किस्म का मोटिवेशन देगी कि आप लाइफ में जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ इस मूवी में राजकुमार राव की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने श्रीकांत भोला जी के किरदार को हूबहू पर्दे पर उतारा है। तो चलिए दोस्तों, मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें कहानी की शुरुआत में आंध्र प्रदेश का एक सीन दिखाया जाता है, जहां 13 जुलाई 1991 में एक लड़के का जन्म होता है। बेटा पैदा होने की वजह से सभी लोग बहुत खुश थे और उसके पिताजी की खुशी का तो मानो ठिकाना ही न रहा। उनके पिताजी ने खुशी खुशी में उनका नाम फेमस क्रिकेटर श्रीकांत के नाम पर रख दिया और वो कहने लगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। श्रीकांत के पिताजी की खुशी ज़्यादा देर टिक न सकी, क्योंकि उन्हें थोड़ी ही देर में पता लगता है कि उनका बेटा तो जन्म से ही अंधा है, जिससे उनका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद श्रीकांत के परिवार वाले सोचते हैं कि हमें इस बच्चे को अभी ही मार देना चाहिए, क्योंकि इस जैसे बच्चे की दुनिया में कोई जगह नहीं है, और अगर हमने इसे आज न मारा तो दुनिया वाले इसे रोज और हर मोड़ पर मारेंगे। जब श्रीकांत के पिताजी उसकी जान लेने ही वाले थे, तभी वहीं पर श्रीकांत की माताजी आ जाती हैं और वो अपने बेटे को मरने से बचा लेती हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि श्रीकांत अपने दुखों और तकलीफों से लड़ने का फैसला कर लेता है, जिसके बीच उसे कई सारी दिक्कतें आई। कुछ लड़के उसे भिखारी कहकर चिढ़ाते तो कुछ उसे बुरी तरह मारते, लेकिन श्रीकांत ने ठान लिया था कि वह कभी भी परेशानियों से भागेगा नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करता रहेगा। और अब दृष्टिहीन होने के बावजूद भी श्रीकांत अपनी क्लास का टॉपर था। श्रीकांत का दिमाग औरों के मुकाबले काफी तेज चलता था और वो सारी चीजें और बच्चों के मुकाबले बहुत जल्दी सीख लेता था। लेकिन इस गाँव में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी जो श्रीकांत जैसे बच्चे का टैलेंट आगे बढ़ा पाए। इसलिए श्रीकांत के टीचर की सलाह पर श्रीकांत के पिताजी उसे बड़े शहर ले जाते हैं और वहां पर एक ब्लाइंड स्कूल में श्रीकांत का एडमिशन भी करा देते हैं। अब इस स्कूल में सब कुछ ब्लाइंड बच्चों के लिए फ्री होता है और यहीं पर पहली बार श्रीकांत मिलता है देविका मैडम से, जो श्रीकांत के लिए सिर्फ उसकी मैडम ही नहीं थी, बल्कि उसकी पालने पोसने वाली यशोदा माँ की तरह थी, जिन्होंने उसे जिंदगी के कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। और जिस भी चीज में श्रीकांत को इंटरेस्ट होता, देविका मैडम उसे वही चीज सिखा देती और इससे श्रीकांत बहुत जल्दी डेवलप करने लगा। श्रीकांत ब्लाइंड बच्चों में सबसे आगे था और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मशीनों को भी सही कर देता था। देविका मैम ने श्रीकांत का पूरा साथ दिया, जिससे श्रीकांत हर चीज में मास्टरी हासिल करता जाता है। अब एक दिन स्कूल में कोई फंक्शन होता है और वहाँ पर ट्रस्टीज आ जाते हैं। जब श्रीकांत को स्कूल के टॉपर की हैसियत से स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, तो श्रीकांत ट्रस्टीज के सामने ही स्कूल का भांडा फोड़ देता है और कहता है कि ये लोग हमारा ठीक से ख्याल नहीं रखते और यहाँ पर जो भी पैसा आता है उसका आधा ही हम पर खर्च हो जाता है और बाकी का पैसा यहाँ का स्टाफ डकार जाता है। और साथ ही साथ हमें रोज किचन से चिकन की खुशबू आती है और हमें बासी और सड़ी सब्जी खिलाई जाती है। श्रीकांत बहुत बड़ा कांड कर देता है और स्कूल वाले गुस्से में आकर उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। श्रीकांत को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने ऐसा कभी सोचा न था कि स्कूल वाले उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, और वहां पर उस समय देविका मैडम भी नहीं थी, तो इसलिए उन्हें भी पता नहीं था कि श्रीकांत के साथ क्या क्या हुआ है। अब श्रीकांत शहर में भटकता भटकता इधर उधर जाने लगता है। इसी बीच कई लोग उसे भीख देकर जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी वहां पर श्रीकांत की मदद नहीं की, क्योंकि सबको लगता है कि ये अंधा एक भिखारी ही होगा। पर जैसे ही ये बात देविका मैम को पता चलती है, तो वो तुरंत ढूंढते ढूंढते श्रीकांत को उसके पास पहुंच जाती है, जहां श्रीकांत कहता है कि मुझे तो सिर्फ आगे पढ़ना है और ऐसे भिखारी नहीं बनना। जिसे सुनकर देविका मैडम का दिल भर आता है और इतना सब कुछ होने के बाद देविका मैम श्रीकांत की केयर टेकर बन जाती हैं और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा लेती है। यहाँ तक कि वो श्रीकांत के पेरेंट्स को भी ये कह देती है कि आप चाहे उसे स्कूल में पढ़ाई करवाएं या ना करवाएं, लेकिन मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगी। इसके बाद देविका मैम एक टेप रिकॉर्डर में श्रीकांत के लिए पढ़ाई का काफी सारा सिलेबस रिकॉर्ड कर देती हैं,
ताकि श्रीकांत वो सब सुनकर अपनी क्लास का टॉपर बन सके। ऐसा ही हुआ। श्रीकांत उन सारी कैसेट्स को सुनकर याद कर लेता है और अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। फिर जब अब एग्जाम का टाइम आया तो श्रीकांत की काफ़ी अच्छी तैयारी होने के कारण वह स्कूल का टॉपर बन जाता है, जिसके सबसे अधिक अंक आए थे 96%। अब श्रीकांत अपनी आगे की पढ़ाई भी साइंस लेकर ही करना चाहता था, पर कॉलेज वाले उसे साइंस देने से मना कर देते हैं और जिद पर अड़ जाते हैं कि अगर उसे कॉलेज में पढ़ना है तो आर्ट्स ही लेनी होगी। कॉलेज वालों को लग रहा था कि ब्लाइंड होने के कारण श्रीकांत साइंस जैसा मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएगा, पर श्रीकांत भी जिद पर अड़ जाता है कि उसे पढ़ना है तो सिर्फ साइंस ही, जिसके चलते वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर डालता है ताकि अंधे बच्चों को भी साइंस पढ़ने का मौका मिले। अब ये केस शुरू हो जाता है और पहली हियरिंग में श्रीकांत अपनी स्पीच से सबकी बोलती को बंद कर देता है। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया जाता है ताकि इस मामले में प्रिंसिपल की राय भी ले ली जाए। अगली हियरिंग पर जब प्रिंसिपल आते हैं तो कोर्ट में बताते हैं कि साइंस बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और श्रीकांत जैसा बच्चा इस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाएगा। तो इस पर श्रीकांत पलटवार करते हुए कहता है कि वो तो सब कुछ पढ़ सकता है। तो इस पर प्रिंसिपल उसे 11th क्लास की साइंस की बुक दे देते हैं और कहते हैं कि दम है तो इसे पढ़कर दिखाओ। ये बुक प्लेन थी, इसके कारण श्रीकांत उसे पढ़ न सका और श्रीकांत थोड़ी देर के बाद अपनी ब्रेल वाली बुक निकालता है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनी होती है, जिस पर वे सभी छू छू कर पढ़ते हैं। श्रीकांत प्रिंसिपल को कहता है कि अगर आप में दम है तो आप इस किताब को पढ़कर दिखाइए। इस पर प्रिंसिपल मना कर देता है। तब श्रीकांत कहता है कि जैसे इस कोर्ट रूम में बैठा कोई भी इंसान ब्रेल बुक नहीं पढ़ सकता, वैसे ही हम आप वाली नॉर्मल किताबें नहीं पढ़ सकते। और सोच कर देखिए, अगर एजुकेशन हम ब्लाइंड लोगों ने बनाया होता तो आप लोग पढ़ाई कैसे कर पाते। जिसके बाद ये सब बातें जज को समझ में आ जाती हैं और श्रीकांत केस जीत जाता है। श्रीकांत का इसके बाद कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है और यहाँ पर श्रीकांत काफी मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के साथ साथ वो चेस और क्रिकेट भी खेलता है और यहाँ पर वो काफी सारी चीजों में नंबर 1 बन जाता है। अब एग्जाम में उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आने लगते हैं, जिसके चलते उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है। हाँ, आईआईटी में भी श्रीकांत को काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चलते ब्लाइंड लोगों के लिए यहाँ कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी। हालांकि श्रीकांत अब समझ गया था कि वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर इस बार कोई केस नहीं करता और अपनी पढ़ाई नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही कंटिन्यू रखता है। साथ ही साथ वो ब्लाइंड लोगों के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है, जिसमें श्रीकांत का सच में कोई जवाब नहीं था। इसके बाद श्रीकांत एक प्रोग्राम में जाता है जहां पर सर एपीजे अब्दुल कलाम जी आए हुए थे। वे सभी से पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर कोई बच्चा डॉक्टर बोलता है तो कोई बच्चा इंजीनियर। जब श्रीकांत की बारी आती है तो वो कहता है कि वो इस देश का पहला अंधा प्रेसिडेंट बनना चाहता है। यह सुनकर कलाम सर बड़ा ही खुश हो जाते हैं और उसका नाम पूछ बैठते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ब्लाइंड क्रिकेट में श्रीकांत का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही देविका मैम उसे बताती है कि अगर श्रीकांत चाहे तो उसका एमआईटी में भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम है कि एमआईटी की पढ़ाई के लिए श्रीकांत को क्रिकेट छोड़ना होगा, जिस पर श्रीकांत का कहना था कि मेरे लिए तो पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। अब समय बीतता है और श्रीकांत का सिलेक्शन अमेरिका की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में हो जाता है, जिनमें से वो बोस्टन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है। फिर श्रीकांत यूएसए के लिए निकलता है तो वह हैदराबाद एयरपोर्ट पर अकेला ही था, इसलिए उसे ब्लाइंड होने के कारण अकेला ट्रेवल करने से मना कर दिया जाता है। तब श्रीकांत यह सुनकर काफी दुखी हो जाता है। फिर वो यहाँ के चेयरमैन से बातें करता है और प्लेन के सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर सब कुछ बता डालता है ताकि चेयरमैन को भरोसा हो जाए कि वो अकेला ट्रेवल कर सकता है। श्रीकांत के इस जज्बे को सलाम करते हुए वहाँ के चेयरमैन उसे उस फ्लाइट में जाने की इजाजत दे देते हैं। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद श्रीकांत वहाँ पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ उसके काफी सारे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद श्रीकांत यहाँ काफी सारी चीजें सीखता है और यहाँ के लोग भी उसे काफी सपोर्ट करते थे। एक बार तो जब श्रीकांत बेसबॉल खेल रहा था, उसने बॉल को इतनी जबरदस्त तरीके से हिट किया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। उसकी फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दी गई।
जिससे वो काफ़ी फेमस हो गया था। इसके बाद हम एक स्वाति नाम की लड़की को देखते हैं जो हैदराबाद की रहने वाली थी और वो श्रीकांत के बारे में जानकर उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और सोशल मीडिया पर उससे जुड़ जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद स्वाति भी यूएस से पढ़ने चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर श्रीकांत से मिलती है। अब यहाँ इन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। स्वाति श्रीकांत को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और कभी कभी तो उसे ये लगता था कि मानो श्रीकांत ही उसका हमसफ़र है। श्रीकांत भी उसकी कंपनी को काफ़ी एंजॉय करता था क्योंकि स्वाति कभी भी श्रीकांत को ये एहसास नहीं होने देती थी कि वो ब्लाइंड है या किसी और से कमज़ोर है। अब कुछ समय बाद श्रीकांत का कोर्स पूरा हो जाता है और श्रीकांत इंडिया न आने का फैसला ले लेता है। उसे लगता है कि उसे यूएस में रहकर ही जॉब करनी चाहिए। और इसके बाद जब देविका मैम का कॉल आता है तो उन्हें भी वो यही कहता है कि वो यूएसए में रहकर ही जॉब करेगा क्योंकि यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तब देविका मैम भी उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन यही बात जब वो स्वाति को बताता है तो श्रीकांत को समझाती है कि अगर तुम यूएसए में ही रहे तो किसी की भी जिंदगी नहीं बदल पाओगे, पर इंडिया में तो तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं और इंडिया जाने से तुम उन सब के लिए एक मिसाल बन सकोगे और उनकी ज़िंदगी बदल सकोगे। श्रीकांत को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है और वो तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पहुंचकर श्रीकांत स्वाति वाली बात देविका मैम को भी बताता है कि इंडिया के ब्लाइंड लोगों को कैसे उसकी ज़रूरत है। इसलिए देविका मैम भी काफ़ी खुश हो जाती हैं। फिर श्रीकांत कहता है कि हम ब्लाइंड लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर देविका मैम सलाह देती है कि हमें एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहिए जहां पर हम ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर सिखाएंगे और उसके बाद उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी। थोड़े दिनों के बाद ये दोनों अंधे लोगों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं और वहां पर मन लगाकर उन सभी लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम यह आ जाती है कि उन अंधे लोगों में से किसी को भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिलती और अब कंप्यूटर सेंटर का फायदा न देखने के कारण वो अपने इस सेंटर को बंद करने का फैसला ले लेते हैं। इसके बाद एक दिन श्रीकांत देविका मैम को कहता है कि अगर इन लोगों को कोई भी जॉब नहीं दे रहा है तो क्यों ना हम ही इन लोगों को जॉब दे दें। इस पर देविका मैम पूछती हैं कि ये सब कैसे हो पाएगा। तो श्रीकांत देविका मैम को पैकेजिंग बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन इस काम में तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगने वाली थी और यहाँ तक कि उन्हें एक फैक्ट्री भी चाहिए होगी। तब ये सोचकर श्रीकांत कलाम सर से मिलने का फैसला कर लेता है कि शायद कलाम सर ही अब उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर श्रीकांत कलाम सर से मिलने चला जाता है और इनका आइडिया कलाम सर को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि इससे ब्लाइंड लोगों का उद्धार हो रहा था। तब कलाम सर श्रीकांत के आइडिया के लिए उसे 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, जिससे श्रीकांत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये रुपए उनके बिजनेस को शुरू करने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसमें उन्हें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और चाहिए थी। हालांकि इसके बाद श्रीकांत और भी कई लोगों से मिलता है, लेकिन सभी लोग उसे इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देते हैं। फिर एक दिन श्रीकांत एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रवि से मिलता है, जो उसकी ज़िंदगी में मसीहा बनकर आया। जैसे ही श्रीकांत ने उसको अपना बिजनेस आइडिया समझाया और यह बताया कि कलाम सर पहले ही उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर 25 लाख रुपए दे चुके हैं, तब रवि को यह आइडिया काफ़ी पसंद आ जाता है और वो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है। फिर रवि और श्रीकांत अपने लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीद लेते हैं और उसका नाम रखते हैं बोलेंट इंडस्ट्री, जिसकी ओपनिंग पर सब लोग बहुत खुश थे। इस फैक्ट्री में उनका काम यह था कि ये लोग रिसाइकलिंग पेपर को पैकेजिंग पेपर में बदला करते थे और इस पूरी फैक्ट्री में ब्लाइंड लोग ही काम करते थे, जहां पर उन सभी को 8,000 रुपये महीने की जॉब पर रखा जाता था। श्रीकांत भी इस फैक्ट्री में वर्कर की हैसियत से ही काम करता था और उसे भी हर महीने 8,000 रुपये मिलने लगे। अब धीरे धीरे श्रीकांत को बोलेंट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से समझ आ गई थी और वे धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जा रहे थे। कुछ ही सालों में इस बिजनेस से श्रीकांत और उसके लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिससे रवि भी काफ़ी खुश था। हालांकि अब जैसे तैसे बोलेंट इंडस्ट्री फेमस हो रही थी तो इन सब का क्रेडिट भी रवि को ही मिलने लगा था, जो कि श्रीकांत को बिल्कुल भी अच्छा न लगता। उसे लग रहा था कि आइडिया उसका और मेहनत भी उसकी
फिर भी प्रेस के सभी लोग श्रीकांत को ही भाव दे रहे हैं। श्रीकांत मन ही मन यह भी सोच लेता है कि उसे इस बिजनेस आइडिया के लिए एक अवार्ड भी मिलना चाहिए और श्रीकांत किसी भी हालत में इस अवार्ड को पाना चाहता था। पर रवि का कहना था कि उसे ये अवार्ड शायद न मिल पाए, लेकिन श्रीकांत तो श्रीकांत था और वो जिद पर अड़ा था कि वो तो अवार्ड लेकर ही रहेगा। इसलिए वह रवि के साथ मिलकर एक और फैक्ट्री खरीद लेता है जो कि 6 करोड़ की थी और इन लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को 6 महीने में उसके पैसे चुकाने की बात करी थी। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब श्रीकांत का रवैया बदलने लगता है। वह अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है। इसलिए अब वो न तो देविका मैम की बात ठीक से मानता था और न ही वो रवि की बातें समझता था। धीरे धीरे श्रीकांत को अब यह लगने लगा था कि उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और अब उस अवार्ड को पाने का सपना देखने लगता है जिससे उसका नाम हो और वह भी बड़ा आदमी बन सके। अब नाम बनाने के चक्कर में श्रीकांत पॉलिटिक्स में भी उतर जाता है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी उसे एमएलए का टिकट देने के लिए भी राजी हो जाती है, लेकिन देविका मैम उसे समझाती हैं कि पॉलिटिक्स में उतरकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन श्रीकांत तो अपने ही घमंड में चूर था और वो देविका मैम को कहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं वो ये सब जानता है, इसलिए उसे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। और देविका मैम का दिल टूट जाता है, लेकिन देविका मैम भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद जब श्रीकांत उस एमएलए के ऑफिस जाता है तो उसे पता लगता है कि ये लोग तो श्रीकांत के अंधेपन की सिंपैथी से इलेक्शन जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्रीकांत को पार्टी में शामिल होने का मौका दिया था। और श्रीकांत के ब्लाइंड होने का यहाँ के पार्टी के लोग बहुत मजाक बनाते थे, जिसे सुनकर श्रीकांत का दिल टूट जाता है और उसे अब सब समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रवि और देविका ने तो उसे आज तक अंधे होने का एहसास तक नहीं कराया था और वह आज उन्हीं को अपने तेवर दिखाकर आया है। यह सब होने के बाद श्रीकांत देविका मैम के पास जाता है और उनसे अपने किए के लिए रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग लेता है और देविका मैम भी उसे माफ कर देती हैं, क्योंकि देविका मैम श्रीकांत को अपने बेटे से भी बढ़कर मानती थी। उसके बाद श्रीकांत रवि के पास जाकर उससे भी माफी मांग लेता है, जिस पर रवि भी अपने दोस्त को माफ कर देता है, क्योंकि श्रीकांत और रवि काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर श्रीकांत कहता है कि हम उस फैक्ट्री वाले के 6 करोड़ रुपए भी जल्द ही चुका देंगे और जी तोड़कर मेहनत करेंगे। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगता है और श्रीकांत की मेहनत रंग लाने लगती है। उसकी मेहनत के दम पर श्रीकांत को एक दिन स्पेशल कैटेगरी में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाता है। तब श्रीकांत यहाँ पर आकर अपने अंधेपन और अपनी अटूट हिम्मत की एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है कि हम लोग अंधे हैं तो क्या हुआ, पर हम किसी से भी कम नहीं हैं, इसलिए हमें एक मौका जरूर देकर देखिए। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। साथ ही साथ श्रीकांत यह भी कहता है कि स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी दिन उसे नॉर्मल कैटेगरी में अवार्ड मिला तो वह उसे खुशी से ले लेगा। अब यह सब सुनने के बाद लोग श्रीकांत के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाते हैं। अब लोगों के मन में श्रीकांत के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।